राधे राधे बच्चा पार्टी। बच्चों कैसे हो आप सभी। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं। बच्चों मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। बच्चों हम क्लास 10th की सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा है वो है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा जो टॉपिक पढ़ा था वो है प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे कि गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 प्रकार होते हैं। तो हम 6 प्रकारों को यहाँ पे कवर करेंगे। और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, जिसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वस्तु कहीं पर भी स्थित हो, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के और फोकस के बीच ही बनता है। ठीक है बच्चों, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में। और लास्ट हम क्या देखेंगे, लास्ट हम देखेंगे कि संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम ये जान लेंगे कि गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के क्या नियम हैं। तो पहले हम जानेंगे कि प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पणों द्वारा या दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम, खींचने के नियम। बच्चों की जैसा कि मैं आपको बता दूं, गोलीय दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो इसको खींचने के 3 नियम लिए जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 नियमों में से कोई भी 2 नियम जो हैं वो किसी भी प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो हम पहला नियम समझेंगे। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होके चली जाती है। इसको समझने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, छोटी छोटी पॉइंट्स बता देता हूं। मान के चलो दर्पण की बात करते हैं, गोलीय दर्पण की। तो जब दर्पण, ये कोई पृष्ठ लिया मैंने और इसके बाहर की साइड कलई कर दूंगा, और पृष्ठ कैसा है बच्चों, दबा हुआ है। दबा हुआ पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ, दबा हुआ है, तो दबे हुए पृष्ठ को हम इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, और अगर पृष्ठ इस तरीके से है और इसके अंदर की साइड कली कर देंगे तो परावर्तक पृष्ठ कैसा हो जाएगा, उभरा हुआ, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, ये इसका जो डायमीटर होगा एम डैश, ये कहलाएगा दर्पण का द्वारक। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहलाएगा ध्रुव। ठीक है, जिसमें से इसको काटा गया है, अवतल दर्पण को जिस गोले में से काटा गया है उसका केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र सी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और बच्चों ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जो होगा वो कहलाएगा फोकस। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या है, ये अवतल दर्पण की कंडीशन हो गई। उत्तल दर्पण में देखेंगे इसी चीज को, ये इसका जो डायमीटर हो गया ये हो गया m1 या m डैश। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया P ध्रुव, और ये होगी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है। ठीक है बच्चों, और इसका जो वक्रता केंद्र है, क्योंकि ये इस तरीके से गोला बनाएगा और ये वाला इस तरीके से गोला बनाएगा, तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर होगा C, ये हो गया वक्रता केंद्र, और इसके बीचों बीच यहां पे क्या आएगा, फोकस F।
तो बच्चों ध्यान दो आप, जब भी अवतल दर्पण लिया जाएगा तो उसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर की साइड, बाएं तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है। और जब भी क्या लिया जाएगा, उत्तल दर्पण लिया जाएगा तो उसका वक्रता केंद्र किधर होगा, राइट साइड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने जान ली हैं, अब हम नियम को समझेंगे। तो नियम समझेंगे, सबसे पहले क्या होगा, जब भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य अक्ष है, इसके पैरेलल जो भी किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात या पृष्ठ से या दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात, अब क्या होगा, अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस से होके चली जाएगी, और अगर उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें एक चीज और नोट कर लेना, यहां पे किसके लिए ले रहे हैं हम इस कंडीशन को, इस कंडीशन को ले रहे हैं फोकस से जाने का, किस में बात कर रहे हैं, अवतल में, अवतल दर्पण में, ठीक है। और यहां पे या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और ये हम किस में बात कर रहे हैं, इस लाइन की, इसकी हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है बच्चों। ये वाली लाइन जो है उत्तल दर्पण के लिए है और ये वाली लाइन जो है वो अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है। अब इसका हम एक डायग्राम, वेन डायग्राम से समझेंगे कि डायग्राम में इसको कैसे दिखाया जाएगा। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, अवतल दर्पण की भी और उत्तल दर्पण की भी। तो मैं पहले अवतल दर्पण की कंडीशन ले लेता हूँ, अवतल दर्पण, या फिर मैं इसको नीचे लिखूँ, देखो ये मैंने एक लिया दर्पण, इसके बाहर की साइड क्या कर दी, कलई कर दी, ठीक है बच्चों। और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये बिंदु P हो गया, ये M डैश दर्पण का द्वारक हो गया। अब क्या हुआ, हमने क्या कहा कि किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष, तो किरण ऐसे जाएगी इसके समांतर, ठीक है, किरण कैसे जा रही है, इसके समांतर जा रही है, ऐसे जा रही है। अब ये कहाँ से निकल जाएगी, ये फोकस से होके निकल जाएगी, ये क्या कहलाएगा, फोकस F, ठीक है बच्चों। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाती है। दूसरी कंडीशन देखेंगे, ये किस में हो रही है, ये हो रहा है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, ठीक। दूसरी कंडीशन देखेंगे, ये एक दर्पण लिया, इसके हमने अंदर की साइड कलई कर दी, ठीक, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया द्वारक M डैश, ये हो गया ध्रुव P, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण, परावर्तित हुई। अब परावर्तित हुई तो इसका फोकस किधर है, इधर, ये इसका फोकस है F, ये मान के चलो वक्रता केंद्र है C, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और किस दिशा में चले जाएगी, इस दिशा में चले जाएगी, ठीक है। जब इस किरण को पीछे बढ़ा के देखेगा तो हमें क्या महसूस होगा, क्या फील होगा कि ये कहाँ से आ रही होगी, फोकस से आ रही होगी, और ये कंडीशन किस में हो रही है, उत्तल दर्पण में, ठीक है बच्चों। ये हो गया पहला नियम, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको दूसरा नियम समझाता हूं। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया,
अब हम समझेंगे दूसरा नियम। बच्चों समझेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब भी किरण फोकस से जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब भी किरण फोकस से जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे जब किरण फोकस से जाती है, किसके लिए? अवतल, या फिर मैं यहां लिख दूंगा इसको नीचे। जब किरण फोकस से जाती है या फोकस की ओर जाती है, फोकस की ओर जाती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब भी किरण फोकस से जाती है या फोकस की ओर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या, चित्र से समझेंगे। ये मैंने ले लिया अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों, और ये मैंने ले लिया उत्तल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ये द्वारक हो गया एम एम डैश, ये ध्रुव हो गया पी। ठीक है, ये द्वारक हो गया एम एम डैश और ये ध्रुव हो गया पी। तो इसमें देखेंगे किरण कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। तो इसका फोकस मान के चलो यहाँ पे है फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र C है। तो किरण कैसे जा रही है? फोकस से होती हुई जा रही है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जैसे ही इससे परावर्तित होगी तो ये किरण इस तरीके से निकल जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई। ठीक है, किसमें? अवतल दर्पण में। ठीक, और जब किरण फोकस की ओर जाएगी, इसका फोकस यहां पे मान लिया मैंने, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र C। जब भी किरण फोकस की ओर जाएगी, एक मिनट, ये फोकस की ओर जा रही है तो क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरीके से ये निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ में आया? ये क्या है? दूसरा नियम है, जब भी किरण फोकस से जाएगी या फोकस की ओर जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये किस में बात कर रहे हैं हम? उत्तल दर्पण में। एक नियम और समझना है, इन तीन नियमों में से कोई भी दो नियम हम यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। तो तीसरा नियम क्या कहता है? जब किरण वक्रता केंद्र से जाती है या वक्रता केंद्र की ओर जाती है, केंद्र की ओर जाती है, तो वह उसी दिशा में वापस लौट आती है, ठीक है, समझेंगे इसको भी। ये मैंने लिया अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया P, ये M डैश दर्पण का द्वारक। ठीक है बच्चों, अब मान के चलो इसका जो वक्रता केंद्र C है वो यहाँ पे कहीं स्थित है C, ये फोकस है F। तो किरण जा रही है वक्रता केंद्र से होती हुई, परावर्तित होगी
ऐसे जा रही है तो टकराने के बाद इसी दिशा में वापस लौट आएगी। ठीक है, इसी दिशा में वापस लौट आती है। उत्तल दर्पण में इस चीज को देखा जाएगा, इस कंडीशन को उत्तल दर्पण में भी देखेंगे। ठीक है, यहां पे मान के चलो ये M, ये M डैश, ये ध्रुव P, यहां पे कहीं वक्रता केंद्र C है, तो किरण जा रही है वक्रता केंद्र की ओर, टकराई, उसी दिशा में वापस लौट आई। पता कब चलेगा? टकरा के वापस लौट आएगी तो ये पता चलेगा कि कहाँ से आ रही होगी, वक्रता केंद्र से आ रही होगी। तो ये हो गए बच्चों गोलीय दर्पणों के गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने कैसे बनाए जाएंगे उसके हमने नियम समझ लिए। इन 3 नियमों में से कोई भी 2 नियम लागू होंगे और जब ये 2 नियम लागू होंगे तो कोई भी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया। अब हम समझेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, जिसकी कंडीशंस कितनी हैं? 6 कंडीशंस हैं। देखते हैं बच्चों। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन जो इसमें आती है, सबसे पहली कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो किरण आरेख खींचेंगे एक, ये हो गया अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये M डैश दर्पण का द्वारक हो गया, ये ध्रुव हो गया P। ठीक है बच्चों, ये मान के चलो इनफाइनाइट है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है O डैश, अनंत पर स्थित है। वस्तु की स्थिति हमें पता नहीं है इसलिए हमने कह दिया वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं जाएगी, तो क्या होगा? पहली किरण जाएगी फोकस से, तो ये कहलाएगा फोकस F। ठीक है, और दूसरी किरण जाएगी, फोकस से जाएगी किरण तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये हो गई मुख्य अक्ष की, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, अब ये किरण ऐसे तो आ रही है, अब इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? इसमें दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है जो अभी हमने पढ़ी थी कि किरण फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र C से, C से किरण को भेजेंगे, ये मैंने थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, रुको, ये रहा। ठीक है, अब C से जाएगी किरण तो क्या होगा? जब भी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी दिशा में वापस लौट आएगी, तो इसको कैसे आना चाहिए? ऐसे ही वापस आना चाहिए। तो अब ये दोनों किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं? ये दोनों किरणें यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा I डैश। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि पहली किरण हमने भेजी फोकस से तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरण कहाँ से गई? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गई तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आई। तो ये दोनों किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं? ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पे कट करेंगी? इस बिंदु पर कट कर रही हैं, तो ये बिंदु, ये लंबाई कहलाएगी I डैश प्रतिबिंब।
ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रतिबिंब की प्रकृति और देखेंगे कि इसके माध्यम से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है और कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। अब कैसा बन रहा है? जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो कैसा बन रहा है? वास्तविक, रियल, कॉमा, मुख्य अक्ष के नीचे बनना है तो उल्टा, और वस्तु से छोटा बनता है। कितना छोटा? बहुत छोटा, बहुत छोटा बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई पहली कंडीशन पूरी। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है? ये तो लिखना ही है, इसके अलावा हमें ये लिखना है कि ये किरण आरेख कह क्या रहा है, इस किरण आरेख में हमने क्या क्या चीजें की हैं। तो किरण आरेख के बारे में भी आपको क्या करना है? बोर्ड एग्जाम में लिखना है अगर ये आए तो। उसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति लिखनी है और ये बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी? अब हम क्या करेंगे? वस्तु को धीरे धीरे किधर ले जाएंगे? दर्पण के पास ले जाएंगे। तो अब दूसरी स्थिति में अब वस्तु कहां जाएगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहां पे लिखेंगे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, एक किरण आरेख बनाएंगे। ये इसका द्वारक M डैश, ये ध्रुव P। अब क्या होगा? ये हो गया अनंत, ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र C, और ये हो गया वस्तु की स्थिति O डैश। ठीक है, तो अब वस्तु की स्थिति हमें पता है। अब वस्तु की स्थिति हमें पता है तो पहली किरण क्या जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है किरण, परावर्तित होगी, और परावर्तित होके कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। ये हो गया फोकस F। ठीक है, ऐसे करके ये किरण निकल गई। दूसरी किरण कहां से जाएगी? दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाएगी किरण, ऐसे जाएगी, और परावर्तित होकर इसी दिशा में वापस लौट आएगी। ठीक है, अब ये दोनों किरणें कहां काट रही हैं? यहां काट रही हैं, तो यहां बनेगा इसका प्रतिबिंब I डैश। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? जब ये अनंत और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में रखा जाएगा वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के ठीक बीच में बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसक जाएगा, और जैसे जैसे वस्तु को वक्रता केंद्र की ओर लाएंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो हम इसके बारे में लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो जैसा कि आपको बच्चों दिख रहा है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो,
तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनता है। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने बनना है, मुख्य अक्ष के नीचे बनना है इसलिए उल्टा। ठीक है, और वस्तु से छोटा। तो बच्चों ये हो गई दो कंडीशन अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की। बाकी तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे, अभी 4 और रह गई हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरी कंडीशन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इसके नोट्स भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे तीसरी कंडीशन। अब हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को और आगे खिसकाएंगे तो लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसको हम डायग्राम के माध्यम से या किरण आरेख के माध्यम से समझेंगे। ये एक अवतल दर्पण हो गया बच्चों। अब तो ये आपको याद भी हो गया होगा, ये अवतल दर्पण, ये इसका द्वारक M'। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये बिंदु P हो गया ध्रुव। ठीक है, अब इसका जो वक्रता केंद्र है C यहाँ पर है, मान के चलो C कहाँ है? यहाँ स्थित है। तो वस्तु यहीं पर रखी है, इसी के ऊपर O'। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इस स्थिति तो अभी भी पता है हमें, वस्तु की स्थिति पता है, तो पहली किरण कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इस तरीके से जाएगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये कहाँ से निकल जानी चाहिए? फोकस से। और फोकस कहाँ होगा? इन दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा? ये हो गया फोकस, तो किरण निकलेगी फोकस से। ठीक है, ये फोकस से ऐसे चली जाएगी किरण। आपको ये चित्र जो हैं वो अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, स्केल की मदद से। मुझ पे तो थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, उसको आप देख लेना। अब दूसरी किरण जाएगी फोकस से। जब किरण फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मुख्य अक्ष के ये हो गई समांतर। ठीक है, अब ये दोनों किरणें कहाँ कट कर रही हैं? ये ऐसे जा रही है। ये दोनों किरणें कहाँ कट कर रही हैं? ये दोनों किरणें यहाँ कट कर रही हैं, तो यहाँ हो जाएगा इसका प्रतिबिंब I'। तो ध्यान दें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा? आपको दिख रहा है कैसा बनेगा? दर्पण के सामने बनना है तो वास्तविक, मुख्य अक्ष के नीचे बनना है तो उल्टा, और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इसकी स्थिति। अगली कंडीशन समझेंगे। फोर्थ क्या कह रही है? फोर्थ कंडीशन, अब हमने इसको थोड़ा सा आगे और खिसकाया और कहाँ पे ले आए? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु
वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो, या वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो। तो देखेंगे किरण आरेख खींचकर कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ये एम डैश, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये हो गया फोकस F और वस्तु रखी है इन दोनों के बीच में O डैश। तो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होके चले जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। दूसरी किरण जाएगी फोकस से और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण जाएगी फोकस से और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं, ये किरणें यहाँ कट कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा आई डैश, कहाँ पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। ये किरण ऐसे जा रही है, ऐसे निकल रही है, और ये वाली किरण ऐसे जा रही है और इस तरीके से यहाँ से परावर्तन होकर निकल जाएगी। ये दोनों किरणें कहाँ पे क्रॉस करेंगी, आई डैश पे क्रॉस करेंगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है, कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक है, उल्टा। लेकिन इस स्थिति में क्या बनना है बच्चों, इस स्थिति में वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अभी 2 कंडीशंस और रह गई हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण की कंडीशन, आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया। अगली कंडीशन देखेंगे। अगली कंडीशन अब देखेंगे बच्चों 5वीं कंडीशन। 5वीं कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो इस चीज को समझेंगे डायग्राम से। ये मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये द्वारक एम डैश, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस F, वस्तु रखी है फोकस पर O डैश। तो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और कैसे निकल जाएगी, फोकस से होती हुई निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। दूसरी किरण जाएगी पृष्ठ पे लंबवत पड़ेगी, दूसरी किरण पृष्ठ पे लंबवत पड़ेगी और कहाँ से निकल जाएगी, वक्रता केंद्र से निकल जाती है, ये ऐसे जाएगी
और परावर्तित होकर इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक है, जब दोनों किरणों को देखेंगे, ध्यान से देखोगे आप इस चीज़ को, तो ये किरणें ऐसे जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे लास्ट में, तो लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। इसका मतलब कहाँ पे मिलेंगी? अनंत पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। तो जब किरण फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति देखेंगे बच्चों, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, ये हो गई पांचवी कंडीशन आपके। अब लास्ट कंडीशन देखेंगे और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो छठवीं कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु फोकस या दर्पण या फिर हम ऐसे लिखते हैं ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो। इस कंडीशन को देखेंगे डायग्राम की मदद से। तो ये मैंने एक डायग्राम लिया, एक अवतल दर्पण बनाया, ये ध्रुव, ये M और ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस F और यहाँ रखी है वस्तु O डैश। तो पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, कैसे निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, दूसरी इसके लंबवत पड़ेगी इस तरीके से, इस तरीके से। और जब इसको पीछे बढ़ा के देखा जाएगा तो कहाँ से जा रही होगी? वक्रता केंद्र से जा रही होगी। ठीक है बच्चों, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये किरणें पीछे बढ़ाने पे क्या हो रही हैं? दूर हो रही हैं। तो ये कहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगी? ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाएंगी। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनको आगे बढ़ाया जाएगा जब इनका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे दर्पण के पीछे, आई डैश। अब ये दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो कैसा होगा? आभासी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुआ? जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनेगा? आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनना है इसलिए सीधा, वह वस्तु से छोटा या बड़ा? वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी अवतल दर्पण की कंडीशंस, प्रतिबिंब के बनने के नियम सारे खत्म हो गए हैं। अब उत्तल दर्पण का और पढ़ेंगे, इसलिए आप इसको क्या कर ले? नोट कर ले बच्चों। अब देखेंगे हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बच्चों, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब एक ही तरीके से बनाया जाता है। वस्तु किसी भी अवस्था में रखी हो, किसी भी स्थिति में रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इसको। ये मैंने एक
उत्तल दर्पण बनाया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये द्वारक एम एम डैश, ये ध्रुव पी। मान के चलो वस्तु यहां पर स्थित है, वस्तु का नाम ओ ओ डैश। पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर गई और परावर्तन के पश्चात इस दिशा में निकल गई। जब इस किरण को पीछे बढ़ा के देखा तो ये कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र की ओर और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। जब इसको पीछे बढ़ा के देखा तो ये कहाँ से आ रही होगी, वक्रता केंद्र सी से आ रही होगी। ये दोनों किरणें यहाँ पर काटेंगी तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा आई आई डैश। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु किसी भी स्थिति में हो, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। अगर वस्तु को अनंत की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसक जाता है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ध्रुव तथा फोकस के बीच। फोकस के बीच, ठीक है बच्चों। और कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। तो बच्चों उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की सिर्फ एक ही कंडीशन है ये। अब हम समझेंगे कि संयुग्मी फोकस क्या होता है। आपको मैं बता दूं संयुग्मी फोकस क्या होता है, जब पहली स्थिति पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी स्थिति पर बने और दूसरी स्थिति पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहली स्थिति पर बने तो उसे हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में वस्तु को रख लो उसका हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब की जगह पे अगर वस्तु को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहां पे परावर्तन संभव नहीं है। इसलिए संयुग्मी फोकस सिर्फ अवतल दर्पण में संभव है। ठीक है बच्चों, सिर्फ अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस संभव है। और अवतल दर्पण की किस स्थिति में संयुग्मी फोकस होता है, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और पांचवी स्थिति जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है बच्चों, दूसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो बच्चों ये हमने सारी चीजें समझ ली हैं। आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।